सनातन विकास पंडित के इस चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सर्दी का मौसम है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इसलिए आप अपना ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से कपड़े पहन ओढ़ करके बाहर निकलें। आज का वीडियो मेरी पिछली वीडियो की श्रृंखला में से जुड़ा हुआ अगला एक वीडियो है। मित्रों, आज बात करते हैं एक ऐसे संस्थान की, एक ऐसे विश्वविद्यालय की जो ज्ञान का कभी केंद्र हुआ करता था, जिसके रहते भारत का बोलबाला ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ और विदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या साजिश हुई कि भारत को विद्या विहीन करने का प्रयास किया गया और ये बातें केवल इतिहास बन के रह गई। मैं बताना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। 2016 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया और बिहार के वर्तमान नालंदा जिला राजगीर शहर से 13 किलोमीटर बड़ा गांव में ये स्थित हुआ करता था और राजगीर शहर के पास पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम 5वीं शताब्दी में की गई थी और इसका परित्याग 12वीं शताब्दी में हुआ। 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त वंश के राजाओं के संरक्षण में और 7वीं शताब्दी में मित्र कन्नौज राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में यह खूब फला फूला और प्रसिद्ध हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद इसका पतन आरंभ हो गया। हमारे सनातनी भाई और अन्य सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में कुछ भिन्न भिन्न अवधारणाएं बौद्ध धर्म में भी वर्तमान में सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये अपनी चर्चा का विषय नहीं है। इसके बारे में वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा। इसकी खास बात ये रही है मित्रों कि महावीर जी ने 5वीं शताब्दी में और महात्मा बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में इसका दौरा किया था और प्रसिद्ध चीनी विद्वान हेंग त्सांग ने वेद, बौद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र और तत्व मीमांसा सीखने के लिए इस संस्थान में प्रवेश लिया था। नालंदा को स्थापत्य कला का उत्कृष्ट स्मारक माना जाता है। एक ऊंची दीवार, चारों तरफ से घिरी हुई एक विशाल द्वार, संस्था में कई मंदिर, विहार, आवासीय भवन, यौगिक भवन, स्तूप, कक्षाएं और ध्यान कक्ष बने हुए थे, जिसमें पार्क, झीलें और इसके आसपास मैदान भी देखने को मिले थे। अब इसके खंडरों से पता चला था कि इसमें चमकदार लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में, और इसमें एक विशाल सुसज्जित पुस्तकालय भी था। 1917 में खुदाई के बाद, यानी सन 1917 के बाद खुदाई में इसमें अलग अलग सिक्के, मूर्तियाँ, बुद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख,
महोरे, जले हुए चावल, टेराकोट जार, अन्य प्राचीन नमूने भी मिले थे। इसके आसपास के आकर्षण की बात करें तो पाउपुरी जो है यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, कुंडलपुर 4 किलोमीटर की दूरी पर है और बिहार शरीफ लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ के क्षेत्रीय भोजन की बात की जाए तो यहाँ का अगर इसके छात्रावास, यानी कि ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था विश्व के अंदर, और भारत के लिए एक बहुत ही ज्ञान का आकर्षण केंद्र भी था। जैसा कि मैंने बताया कि आस पास के हमारे एशिया और उससे जुड़े हुए जो देश थे, वहाँ के सभी छात्र यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए आया करते थे, और यहाँ पर प्रवेश लेना इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन था। तो मित्रों, यहाँ पर शाकाहारी भोजन ही छात्रों शिक्षकों को दिया जाता था, ब्राह्मणों और भिक्षुकों को दिया जाता था, जिसमें कि दाल रोटी, मौसमी सब्जियों के आहार थे। और हमने जब शिक्षा ग्रहण गुरुकुल में किया था तो हमारा भी शाकाहारी भोजन लगभग यही था। अगर यहाँ के क्षेत्रीय खान पान की बात की जाए तो लिट्टी चोखा यहाँ का स्थानीय लोगों की पहली पसंद है। आलू कचालू, समोसा कचौरी, भूजा, दही चूड़ा, घुग्गी चूड़ा, झाल मूढ़ी, ये खाना स्थानीय लोगों की पहली पसंद भी है, यानी आम तौर पर ये खान पान वहाँ लिया जाता है। और यहाँ के पेय पदार्थ की बात की जाए तो सत्तू, यानी कि भुजे हुए अनाज, मसाले और पानी के मिश्रण को खूब पसंद किया जाता है। और मित्रों, गर्मियों में यही सत्तू अगर आप पानी मसाले में घोल कर पिएंगे तो आपके लिए भी लाभकारी होगा, और ये आसानी से हमारे आसपास में उपलब्ध होता है। नालंदा रेलवे स्टेशन दिल्ली और कोलकाता से जुड़ा हुआ एक रेलवे स्टेशन है, जिसका मार्ग पटना मुगल सराय, जिसको वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर एक लेख है, नालम ददाति इति नालंदा, जिसका अर्थ है कमल का फूल, यानी कि ये धरोहर कमल के फूल से कम नहीं थी। 7वीं शताब्दी में जो विश्वविद्यालय प्रमुख थे उनका नाम था शीलभद्र जी, और इसके प्रथम कुलपति बनने का श्रेय अमर्त्य सेन जी को है। यहाँ पुस्तकालय 9 मंजिलों में था, जिसके 3 भाग रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर नाम है। यदि वर्तमान शिक्षा भाषा शैली के अनुसार मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर किन विषयों का अध्ययन किया जाता था, तो मैं बताऊँगा। यहाँ पर छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, वारफेयर और इतिहास, मैथ, आर्टिकेयर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक और मेडिसिन जैसे कई विषय छात्रों को पढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर विद्या ग्रहण किए हुए अगर मैं छात्रों की बात करूँ जो बाद में बहुत विद्वान हुए, उनके नाम में शामिल हैं हर्षवर्धन जी, राजा हर्षवर्धन, जी हाँ, धर्मपाल, चाणक्य जो शिक्षक थे, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद और अन्य नागार्जुन। यहाँ पर मेधावी छात्र थे जो प्रख्यात विद्वान हुए। नालंदा पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि इतिहास में 3 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण हुणों के द्वारा मिहिर कुल के नेतृत्व में किया गया था, और उस समय स्कंद गुप्त के समय में यह आक्रमण हुआ था,
और लगभग 455 से 467 ईस्वी एडी के बीच में हुआ था। हुण मध्य एशिया का एक कबीला है जो खयम्बर के रास्ते से भारत में प्रवेश करते थे और भारत पर उन्होंने कई बार आक्रमण किया। चौथी और छठी ईस्वी पूर्व हुणों ने भारत पर कई हमले किए इस बीच में, लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न सिर्फ इस आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया, बल्कि पहले से भी बड़ा और मजबूत बनाया। इस यूनिवर्सिटी यानी इस विश्वविद्यालय पर नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गोदास राजवंश द्वारा किया गया और इसके बाद राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज राजा थे, इन्होंने इसको दोबारा बनवाया और बहुत ही भव्य बनवाया। इसमें तीसरा और भीषण आक्रमण मित्रों 1193 एडी में तुर्क के शासक बख्तियार खिलजी ने किया। और क्यों किया यह भी मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान में बौद्धों के द्वारा यह बताया जा रहा है, पता चलता है कि बख्तियार खिलजी नालंदा पर आक्रमण कैसे कर सकता है। ये बात हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि पहले वो कश्मीर पंजाब होते हुए दिल्ली उत्तर प्रदेश बंगाल इनको पार करके कैसे लॉजिकली नालंदा पर आक्रमण करने आएगा। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। दिल्ली में अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान हुए, जिसमें मोहम्मद गोरी ने आक्रमण करके भारत में आक्रमण किए और उसके बाद न सिर्फ मुस्लिम शासकों ने बार बार आक्रमण करके दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया। उसी श्रृंखला में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के बाद तिब्बत और इसके आसपास के बौद्ध मठों को नष्ट करते हुए न सिर्फ वहाँ शासन किया, बल्कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी हिंदू धर्म और अन्य धर्मों को कत्लेआम करके किया। लेकिन वो कहते हैं बौद्ध धर्म, मैं सभी को कहता हूँ, सभी को, वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, अगर वो ये पढ़ लें, वो 12वीं शताब्दी की जो लेख हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। वो मुगलों के बाद अंग्रेज़ों के समय जो भी लिखे लेख हैं, जो भी मनुस्मृतियाँ लिखी गई हैं, वो प्राचीन नहीं है, वो अंग्रेज़ों के अनुसार लिखी हुई हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने मनचाहे ढंग से कास्ट सिस्टम किया। ये कास्ट भारतीय शब्द नहीं है, ये शायद तुर्की या किसी देश का, इंडोनेशियन किसी देश की भाषा का एक शब्द है कास्ट। और अंग्रेज़ों ने इसी कास्ट शब्द का प्रयोग करके भारत को जातिगत उसमें ज़्यादा बांट दिया गया। और चीनी यात्री 12वीं शताब्दी में जब भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में केवल 7 ही जातियां हैं। मनुस्मृति में कर्म व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन वो विक्रमादित्य और उससे पहले या उसके बाद की जो मनुस्मृतियां हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, ना ही उसका उदाहरण देंगे। अंग्रेजी शासन काल में जो नियम कानून, जो भी चीज़ें थोपी गई उसको मानेंगे। बहरहाल
इस आक्रमण, भीषण आक्रमण का इतना बुरा प्रभाव हुआ। अब ये आक्रमण खिलजी ने क्यों किए, इसकी वजह जानते हैं। तिब्बत के आसपास जब खिलजी ने यहाँ अपना आधिपत्य जमाया तो एक समय वह बहुत बीमार हो गया। तमाम उपचार, उपाय और हकीमों के प्रयासों के बावजूद उसकी सेहत में कोई सुधार न हुआ। तब किसी ने उनको बताया, ये उपाय सुझाया, ये सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्री भद्र को आपको दिखाना चाहिए। लेकिन पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में राहुल श्री भद्र को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ये शर्त रख दी खिलजी ने कि मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगा। तो राहुल श्री भद्र जी से ऐसा कहा तो ये राहुल श्री भद्र को चुनौती थी खिलजी के द्वारा, और वो हिंदुओं को नीचा भी दिखाना चाहता था। लेकिन राहुल श्री भद्र जी ने कहा कि आप विश्वास रखिए, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो राहुल श्री भद्र जी उनको कुरान देते हैं, लेकर के वहीं से कुरान देते हैं और ये कहते हैं कि आप इस पन्ने से उस पन्ने तक पढ़ते जाइए। कुछ दिनों बाद खिलजी ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। अब उनको ये बात पता लगती है कि इनके हर पन्ने पर राहुल श्री भद्र ने दवाई लगाई थी जो खिलजी तक पहुंची तो वह स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक सुरक्षा और उत्कंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो कहता है, इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है, इनके पास इतना ज्ञान कैसे है। और इसी भावना में वो निर्णय लेता है कि वह इस ज्ञान के केंद्र को बर्बाद कर देगा। एक व्यक्ति की ईर्ष्या ने भारत के ज्ञान और ध्यान केंद्र को ध्वस्त कर डाला। और इसी श्रृंखला में वह जानकारी लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें मौजूद हैं। और इसके पता चलने पर वह आक्रमण कर देता है और हजारों निहत्थे छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर देता है और कुछों को जिंदा जला देता है और पुस्तकालय को आग लगा करके ध्वस्त कर देता है। और आग इतनी भीषण थी कि कहा जाता है कि 3 महीने तक पुस्तकों में आग लगती रही, आग दहकती रही। अब इसका ना तो पुनर्निर्माण हो सका क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था। इसके बाद बिहार के वो यहीं नहीं रुका, खिलजी ने इसके बाद भी हमारे लाखों गुरुकुल और बिहार के विक्रमशिला और ओदांतपुरी नामक विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। विक्रमशिला मैं गया हूँ और वहाँ के अवशेष जो म्यूजियम में रखे हैं वो मैंने देखे हैं और लगभग 12वीं शताब्दी के ही हैं। मैंने वहाँ जानकारी ली थी, जो वहाँ के विशेषज्ञ थे उनसे बात की, पूछा था तो उन्होंने कहा कि 12वीं शताब्दी के हैं। एक व्यक्ति की ईर्ष्या ने हजारों वर्षों का ज्ञान जला कर राख कर दिया। और अब्दुल कलाम जी ने 2006 में बिहार राज्य को संबोधित, राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा का पुनर्निर्माण करने का विचार रखा था। और सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को उसी समय नालंदा प्रस्ताव पेश किया था और भारत सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद राजगीर हिल्स में 450 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और विश्वविद्यालय नालंदा अधिनियम 2010 में ये दोनों सदनों में
पारित हुआ और अमर्त्य सेन को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सितंबर 2014 में, जी हाँ, सितंबर 2014 में पहले बैच के लिए दरवाजे खोले गए। 800 वर्षों बाद इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का विकास हुआ और ये छात्रों के लिए सुलभ है। तो मित्रों, हम हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म को, सभी भारतीय वासियों को तो जरूर अवश्य ही इस यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा भारत ध्यान ज्ञान का केंद्र था और इसमें एक नहीं, 1000 नहीं, 2 लाख से ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे। तो मेरा आपको बताने का जो मकसद था, जो तथ्य थे, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आशा है कि आपको इससे जानकारी जो मिली होगी उससे आप आसान्वित होंगे। मित्रों, मनुस्मृति हो या अन्य कोई ग्रंथ हो, हम प्राचीन ग्रंथों पर बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि सनातन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय एक साथ विद्या ग्रहण करते थे। यानी कि एक ही विद्यालय में, एक ही गुरुकुल में और मठों में और राज दरबारों में भी। सम्राट अशोक के दरबार में अनेक विद्वान ब्राह्मण भी थे और राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट ने उनके सामने सेव रचना की थी। तो इससे आप जान सकते हैं ऐसा जहर अब क्यों घोला जा रहा है सनातन धर्म के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ। ये एक षड्यंत्र, एक साजिश है। महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अलग धर्म की रचना कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। कहीं भी नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो आप देखें और दिखाइए, क्योंकि ऐसा उन्होंने ना कभी कहा था और ना ही कोई लेख है। लेकिन जैसे उनके शिष्य आगे बौद्ध होते गए, वैसे उन्होंने अपनी सुविधा, अपनी सोच, अपने विचार के अनुसार लेख लिखे और उसको प्रसारित करना शुरू किया। प्राचीन ग्रंथ उस समय के इतिहासकार, उस समय के सब बातों को देखते हुए ऐसा कोई लेख, ऐसा कोई वृत्तांत नहीं मिलता है। फिर क्यों नए लिखे हुए अंग्रेजी शासनकाल या मुग़ल शासनकाल के दौरान या बाद भी कोई भी ग्रंथ फॉलो या मानने लायक नहीं है। उसको यदि हम मान लें कि ये असली है, नहीं भाई, ये असली नहीं है। गीता पर लाखों व्यक्तियों ने आज तक अपने विचार रखे हैं और लिखे हैं। क्या हम सभी को प्रमाणिक मान लें तो फिर उसका जो प्रमाण है वो क्यों दिया जाता है जब वो खुद प्रमाणिक नहीं है? वो अपने विचार हैं। कोई व्यक्ति विशेष प्रसिद्ध हो सकता है, माननीय, सम्माननीय हो सकता है, लेकिन अगर वो ये लिख दे कि कूड़ा खाना है तो क्या आप कूड़ा खाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार मित्रों, आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही रोज़ एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। बहुत मेहनत लगती है मित्रों एक वीडियो को बनाने में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।